नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 7वीं के हमारा पर्यावरण से पाठ 9 शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन को जा रहे पढ़ने। दोस्तों इस पूरे पाठ को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, नंबर 1 और नंबर 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको घास के मैदान के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले से ही होगी। जो घास के मैदान होते हैं वो वन से अलग होते हैं। मैंने पिछली कक्षा में आपको ये बात बताई थी कि जंगल और घास के मैदान में क्या अंतर है। तो जो सबसे बड़ा अंतर है वो है टिम्बर्स का होना, यानी पेड़ के अंदर क्या होता है, टिम्बर्स होती है। टिम्बर्स यानी पेड़ की जो बोन होती है, जो पेड़ की जो हड्डी होती है उसे टिम्बर्स बोलते हैं। और जो घास के मैदान होते हैं उसमें टिम्बर्स नहीं होते। तो उसमें भी हम पढ़ेंगे, स्टेपी को हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। स्टेपी क्या शुष्क प्रदेश में पाया जाता है। और जो लेसन का जो टॉपिक है वो क्या, शीतोष्ण घास स्थल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी जानकारी होगी। सबसे पहले हम जाएंगे प्रेरी के बारे में पढ़ने। प्रेरी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा मित्रों, ये ब्लू कलर का। प्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से हुई, जिसका अर्थ होता है शावद्ल है। चलिए जो भी हो आगे चलते हैं हम लोग इसके बारे में इन्होंने बहुत ढेर सारी बातें नहीं बताई है। जो मूलभूत इसका मतलब है वो मतलब ये होता है कि एक प्रकार से कंबल नुमा मैदान। प्रेरी का जो मतलब होता है कि एक प्रकार से कंबल नुमा मैदान होता है। आज हम जा रहे हैं प्रेरी के बारे में पढ़ने। प्रेरी क्या चीज़ है, ये कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों जो प्रेरी है वो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तो हम शुरू करते हैं। जरा ये मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। ये समतल मंद ढलान या पहाड़ियों द्वारा प्रदेश है। यहाँ पर पेड़ कम और घास अधिक पाए जाते हैं। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के आसपास वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ पे भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में यह एक घास का सागर है। हाँ दोस्तों, यह देखने में ऐसा सदृश, यदि हम इसके लैंडस्केप की बात करें तो ये घास का पूरा सागर लगता है। और हर जगह ये लगभग क्या है, समतल है। फिर से आगे चलते हैं। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए उत्तर अमेरिका का मानचित्र देखिए आप लोग। जरा मैं मानचित्र पहले दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये आप देख रहे हैं मानचित्र आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसमें आप ये प्रेरी वाला भाग देख लीजिए, येलो वाला, यहाँ पे प्रेरी लिखा हुआ है। यहाँ पे इसे बोलते, ये जो जगह है आपके स्क्रीन पर देखिए, इसे बोलते ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स के पश्चिम में और रॉकी पर्वत के पूरब में ये वाला जो पूरा स्थान है इसे बोलते प्रेरी। चलिए दोस्तों फिर ऊपर चलते हैं, फिर हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो हमने ये हमने जान लिया है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको ये प्रेरी दिखाई दे रहा होगा। कुछ दिनों पहले तक विंडोज़ जो है वो इसको अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो वॉलपेपर है उसका यूज़ करता था। वो यही प्रेरी वाला मैदान ही है। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, ठीक है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर में प्रेरी में कौन निवास करता था। यहाँ पे बॉक्स में छोटा सा जो ब्लू बॉक्स है उसमें बहुत अच्छी बात बताई है। ये यहाँ पे, चलिए मैं इसको इधर कर देता हूँ। ये ब्लू बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, हाँ ठीक है। प्रेरी के जो घास के मैदान अमेरिकी इंडियन लोगों, आमतौर पर ब्लैकफुट इंडियन का निवास स्थल रहे हैं। प्रेरी अन्य आदिवासी जैसे आपची, क्रो तथा पौनी के भी निवास स्थल रहे हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये जो प्रेरी का पूरा मैदान है वो कभी रेड इंडियंस का आवास हुआ करता है। इनके वहाँ पे सेटलमेंट्स हुआ करते, उनके यहाँ पे बसा हुआ करते थे। लेकिन एकदम से क्या होता है कि एक स्पेनिश आता है, पोर्चुगीज़, उसका नाम कोलंबस होता है। कोलंबस आता है यहाँ पे और फिर धीरे धीरे वो अपने उपनिवेशवाद को लेकर के आता है। फिर एक और बंदा आता है, उसका नाम होता है कार्टेस। तो कोलंबस और कोलंबस के बाद कार्टेस आता है। ये दोनों लोग मिल करके क्या करते हैं कि अपने उपनिवेशवाद यानी अपने कॉलोनीज़ यहाँ पे बसाने चालू कर देते हैं और मूल निवासियों को मारना चालू कर देते हैं। और उनको मार के यानी कि वो इंडिजीनियस लोगों का, रेड इंडियंस लोगों का सब कुछ छीन लेते हैं, उनके रिसोर्सेज के ऊपर पूरा कब्जा कर लेते हैं
और उनको मार करके रियो ग्रेंडे नदी है नीचे यहाँ पे, उसके पार पहुँचा देते हैं, उनको आइलैंड्स के पास, क्यूबा बहामास के पास पहुँचा देते हैं और उनको वहाँ से भागना पड़ता है। तो ये जो पूरी कहानी है वो बड़ी दर्दनाक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। जो उनके साथ जो हुआ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। हाँ, तो जो प्रेरी है वो ब्लैक पीपल लोगों का हुआ करता था, जो इंडिजीनियस लोग वहाँ के हुआ करते थे। अमेरिका के जो मूल निवासी है वो काले लोग हैं, कि जिन्हें रेड इंडियन बोला जाता है, वो इंडिजीनियस लोग हैं, वो वहाँ के मूल निवासी। जो गोरे लोग हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं। चलिए आगे चलते हैं, जा रहे हैं जलवायु के बारे में पढ़ने, जहाँ जलवायु कैसी है। तो महाद्वीप के मध्य, येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है कि महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ पे चरम तापमान वाला महाद्वीपीय जलवायु होता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनीपेग में तापमान -20 सेल्सियस भी दर्ज होता है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा सामान्य होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तरी अमेरिका अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ पे चिनूक नामक एक स्थानीय पवन चलती है। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी बातें जान लेते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में। मैंने अभी क्या बात बताई कि जो ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, और शीत ऋतु का जो तापमान है वो -20 डिग्री होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ की जो जलवायु है उसका जो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें से असली कारक यहाँ पे कोई मानसून जैसी ही कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ की जो जलवायु है उसको जो चीज़ें प्रभावित करती है वो है यहाँ का एयर मास। एक शब्द होता है, इसे बोलते हैं एयर मास। तो एयर मास के कारण यहाँ की जो जलवायु होती है वो परिवर्तित होती है। और दूसरी जो चीज़ है वो है सागरीय धाराएँ। ये यहाँ की एक मेजर चीज़ है, सबसे जो मेजर चीज़ है वो एयर मास है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे भारत की तरह यहाँ पे बीच में संवहन नहीं होता है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से या किसी आपके अटलांटिक से यहाँ पे कोई हवा धारा नहीं चलती जो अंदर जाकर ये बारिश करे। यहाँ पे बारिश होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, स्नोफॉल का जो सबसे बड़ा कारण होता है, ग्रेट लेक्स की जम जाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यहाँ का एयर मास है। चलिए हम चिनूक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चिनूक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चिनूक जो है कि एक स्थानीय पवन है। चिनूक एक गर्म पवन है जो कि शीत ऋतु में बहती तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ़ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो ये वाली मैंने आपको बात बता दी। या स्थानीय पवन यहाँ पे बहुत ढेर सारी हैं। एक चिनूक है, एक का नाम बार्बर है। जैसे जो चिनूक है वो ठंडी हवा है, वैसे बार्बर जो है वहाँ पे कोल्ड विंड है, एक लोकल विंड है वो पहाड़ों से नीचे उतर करके आती है। और इसका नाम बार्बर क्यों पड़ा है, मैं आपको ये भी एक बात और बता दूं कि होता यूँ है कि सर्दी के दिनों में जो स्नोफॉल होती है ना, जो हवा बहती है जब, तो उसके साथ में ढेर सारे जो स्नो के जो कण हैं वो भी बहते हैं। और एकदम से जैसे आप वहाँ पर जाएंगे तो आपके मुंह के ऊपर पूरे जो क्या बोलते हैं उसको, जो फुहारे हैं आइस के, स्नो के, वो आपके मुंह के ऊपर लग जाएगा और ऐसा लगे जबकि सफ़ेद दाढ़ी उग गई हो, इसलिए इसको बार्बर बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि आपने जलवायु के बारे में सारी चीज़ें समझ ली है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो कुछ गलत मत करके आना। यहाँ की जलवायु हमारी जलवायु से बहुत भिन्न होती है। यहाँ की जलवायु जो सबसे बड़ा कारक है वो क्या है, एयर मास है। कई बार बोलेंगे, कई बार हम पढ़ते हैं ना कि उच्चावच है और महासागर है या जेट स्ट्रीम है, ढेर सारे कारक हम बाकी जगहों पे बताते हैं। लेकिन अमेरिका में मौसम में जो भी परिवर्तन होता है उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, यहाँ का एयर मास है, आस पड़ोस का एयर मास है, कॉन्टिनेंटल एयर मास है, ओशनिक एयर मास है। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अब हम जा रहे हैं वहाँ के वनस्पति एवं प्राणी जगत के बारे में थोड़ी सी बातें करने। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जहाँ पे ये मैंने हाईलाइट कर रखा है ना येलो कलर का, बस आपको यही पढ़ना है। अब ज़रा स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं थोड़ा सा पहले पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। प्रेरी सामान्य पेड़ विहीन होते हैं। प्रेरी सामान्य पेड़ विहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ पे विलो यानी शरपत, अल्डर एवं पाम्पास जैसे पेड़ उगते हैं। 50 मीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश में कृषि के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी
उगने वाली जो फसल है वह आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा है। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम एवं अनिश्चित होती है वहाँ पर पैदा होने के कारण घास छोटी एवं नुकीली होती है। यह प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होता है। विशाल एवं मवेशी फार्म को रैंच एवं उसके देखभाल करने वाले लोगों को काउबॉय कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये सब ढेर सारी मैंने बातें बताई हैं। उसके आगे जो ढेर सारे जीव जंतु और प्राणी हैं उसके बारे में पढ़ लेना। वो खरगोश हैं और काइटोरोस गोफर हैं और प्रेरी के कुछ कुत्ते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वाला जो खंड है, ये वाला भाग है, हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने पढ़ लिया। वनस्पति जो जगत है, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे ये घास ही होता है, यहाँ पे और कोई वनस्पति नहीं है। 2-4 कीकर बबूल के पेड़ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 1-2 पौधे और हमने उसका नाम लिया। एक नाम लिया सरपत। क्या? सरपत, जिसे विलो बोलते हैं। सरपत से क्या बोलते हैं? सूप वूप बनाते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पे इंडिया में भी बहुत होती है, कहीं भी उग जाती है। वो शुष्क झाड़ी होती है, लंबे लंबे, जिससे सूप बनाते हैं ना, वो सरपत है, आप यूँ समझो। सूप की ही प्रजाति है। और दूसरा है पंपास। पंपास के पत्ते होते हैं आदिकाल में, यदि हम कभी क्या बोलते हैं, यदि कभी मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पंपास के पत्तों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, किस लिए? लिखने के यूज़ में। तो चलिए दोस्तों, अच्छा एक चीज़ और बतानी थी कि यहाँ पे जो पशुपालक होते हैं उसको बोलते हैं काउबॉय बोलते हैं, ठीक है? तो उसको आप भूलना नहीं, ठीक है? और हाँ, ये है एक जानवर का नाम बाइसन है। बहुत ज़्यादा शिकार होने के कारण इसकी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे विलुप्त लगी होने। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो बहुत अच्छे। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।